आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी और बेगुनाह अफराद की जबरन अगवाकारी को लेकर मच रहे हाहाकार के अलावा सियासी और समाजी बदहाली पर खुसूसी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इस्लामाबाद और कराची में सरापा एहतजाज रहे लापता अफराद के खानदान। सेनेट चुनावों में प्री पोल धांधलियों पर मारपीट पर उतरे सियासी कारकुनान। और पीआईए से वॉलंटरी रिटायर्ड एम्प्लॉइज ने कहा वाजिबात नहीं दे रहे हुक्मरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के सब्ज़बाग दिखाने वाली इमरान खान की हुकूमत में इंसानी हुकूक की बढ़ती पामाली और बेगुनाह लोगों की जबरन अगवाकारी को लेकर मच रहे हाहाकार की। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इक़्तिसादी राजधानी कराची में लापता अफराद के लवाहिकीन के शदीद एहतजाजी मुजाहरों से सामने आई। इन एहतजाजी मुजाहरों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जुल्म ज़्यादतियों से अजीरन बलूचिस्तान के लापता अफराद पेश रहे, जिन्होंने इस्लामाबाद में PM हाउस के बाहर गैर मियादी धरना दे दिया है। मौसमी सरमा की कंप कपा देने वाली ठंड में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कों पर सरापा एहतजाज ये खवातीन और बच्चे लापता अफराद, खासकर लापता बलोचों के लवाहिकीन हैं। एक अरसे से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत से दो चार लापता बलोचों के लवाहिकीन बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में मिसिंग पर्सन्स के मसले पर तश्कील दिए गए हुकूमती कमीशन से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन जब पाकिस्तानी कमीशन बराए लापता अफराद ने साफ लफ्जों में ये कह दिया कि अब वो उनकी फरियाद नहीं सुन सकता, तो मुतासिरा खानदानों की उम्मीदें चकनाचूर और सब्र तहमुल की तमाम हदें पार हो गईं। मेरा भाई सुल्तान सईद बलोच, जिसको 30 जनवरी रात 3:30 बजे घर पे आए, हमारे घर पे आए। पहले उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कहने लगे कि हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। वो किसी के घर पे नहीं गए सर्च ऑपरेशन करने, बस वो हमारे घर आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कहा मैं आप लोग के घर की तलाशी लेनी है। वो लोगों ने हमारा पूरा घर तलाश किया, हमारे घर से एक हथियार तक नहीं निकला। हथियार क्या, मैं तो कहती हूँ हमारे घर से तेज छुरी तक नहीं निकली, हथियार हमारे घर से कहाँ निकलेगा। मेरा भाई आराम सुकून के साथ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अगर मेरा भाई कोई मुजरिम होता, दहशतगर्द होता, तो वो इस तरह सुकून के साथ अपने बिस्तर पे ना लेटा होता। मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया है। अपने ही मुल्क की फौज और खुफिया एजेंसियां जब किसी खानदान के बेकसूर फर्द को जबरन अगवा करके लापता करती हैं, तो बेहद हैरानी और दर्दो कर्ब नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और पाकिस्तान में बलोच और पश्तून कौमें ये रियासती जुल्म जब्र और दर्दो कर्ब गुज़िश्ता 73 बरसों से बर्दाश्त कर रही हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली और गूंगी बहरी इमरान खान हुकूमत के खिलाफ लापता अफराद के लवाहिकीन ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब से लेकर डी चौक तक लॉन्ग मार्च किया। लिहाजा हस्बे दस्तूर इस्लामाबाद में उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ताहम लापता अफराद के लवाहिकीन वजीर आजम हाउस के सामने एहतजाजी धरने पर बैठ गए। इस दौरान लापता बलोचों और पश्तूनों के लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए सियासी और समाजी रहनुमा भी आते रहे।
یہ ہمارا شریک غم ہے اور اس کے لیے آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں مل کر ہی ہاتھ جوڑ کر ہی آپس میں ہاتھ ملا کر ہی آپس میں ہم اس کا ان قوتوں کا ہم سامنا کریں گے, ان قوتوں کا ہم مقابلہ کریں گے. یہ تمام قومیتیں جب اکٹھے ہوگی, یہ آپس میں جب ملیں گے, ان کا ایک آپس میں اتفاق قائم ہوگا, تبھی جا کر ہم یہاں کے حکمرانوں کا سامنا کر سکیں گے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہی نہیں بلکہ اقتصادی راجدھانی کراچی میں بھی لاپتہ افراد کے لواحقین شدید احتجاجی مظاہرے کرنے کے بعد پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا چکے ہیں. خاص بات یہ رہی کہ کراچی میں لاپتہ افراد کے خاندانوں کے احتجاجی مظاہروں کی قیادت وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے نائب سربراہ ماما قدیر بلوچ نے کی اور کراچی کی سول سوسائٹی اور انسانی حقوق اداروں سے لاپتہ افراد کے لواحقین نے مدد کے لیے اس سنگین مسئلے کو ہر سطح پر زور شور سے اٹھانے کی گزارش کی. تمام کراچی کے لوگوں سے اور انسانی حقوق کے اداروں سے اور HRCP والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کراچی پریس کلب کے سامنے آ کے اس مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں اور تمام پارٹی طلبہ تنظیموں انسانی حقوق کے اداروں سے والوں سے گزارش کرتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ ابھی اور اسی وقت بھوک ہڑتالی کیمپ کراچی پریس کلب کے سامنے جمع ہو جائے اور احتجاج کو بھرپور کامیاب کریں. دراصل پاکستان میں بلوچوں اور پشتونوں کے خلاف بڑھتے ظلم و جبر کی سب سے بڑی وجہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں کے بیش قیمتی قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ ہے. اس لوٹ کھسوٹ کے دستور کے سبب پاکستان اور چین جبرن سی پیک اور گوادر پورٹ بنا رہے ہیں اور ان منصوبوں کی مخالفت کو دبانے کے لیے بلوچوں اور پشتونوں کو اغوا کر کے خفیہ اذیت خانوں میں چوری چھپے ماں برائے عدالت قتل کر رہے ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان میں تبدیلی اور ریاست مدینہ کے سبز باغ دکھانے والی عمران خان کی حکومت میں یہ ظلم و زیادتیاں مزید بڑھ گئی ہیں. ان مشکل حالات میں پاکستان میں ریاستی مظالم سے دوچار لاپتہ افراد کی ماں بہنیں یہی چیخو پکار کر رہی ہیں کہ آنسو سے تر ہے دامن ہمارا, کوئی سن تو لے, بڑی تکلیف میں ہے دنیا ہماری. اب بات پاکستان میں بڑھتے سیاسی عدم استحکام اور بدامنی کی لہر کی. اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کے 3 مارچ کو ہونے والے انتخابات مانے جا رہے ہیں, کیونکہ پاکستانی سینٹ میں ابھی تک اپوزیشن پارٹیوں کی اکثریت رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے اس بار سینٹ کے آئندہ انتخابات میں اپنے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی جماعت PTI کو اکثریت دلانے کے لیے پری پول دھاندلیوں میں پوری طاقت لگا دی ہے. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی پوچھ پناہی والی عمران خان کی تاناشاہی حکومت کی ناکامیوں کو لے کر عوام سڑکوں پر اتر آئے ہیں. یہ سچائی پاکستان میں عمران خان حکومت کے خلاف آئے روز درجنوں کی تعداد میں ہو رہے عوامی احتجاجی مظاہرے دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے. یہ سچائی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ڈی چوک پر تمام سرکاری محکموں کے ملازمین کے یونینز کی جانب سے کیے گئے حالیہ مشترکہ احتجاج اور دھرنے سے سامنے آ چکی ہے. اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے پرامن مظاہروں پر غیر معیاری خطرناک آنسو گیس اور گولے باری کی گئی اور اس کے نتیجے میں کئی سرکاری ملازمین اور پولیس اہلکاروں کی جانیں چلی گئیں. لیکن پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سرکاری ملازمین کو ریاستی تشدد کا شکار بنائے جانے پر جو رد عمل دیا, اس نے تاناشاہی کی تمام حدیں پار کر دی. 25%
تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے, تھوڑی بہت ٹیئر گیس بھی چلائی ہے, وہ بھی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ٹیئر گیس چلانا بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے ٹیئر گیس کو, کہ بڑے عرصے کی بیکار پڑی ہوئی تھی. سو اس کی تھوڑی سی ٹیسٹنگ کی ہے, زیادہ نہیں کی ہے, اور زیادہ محفوظ ہے ہمارے پاس ابھی. اگر حکومت نے یہی اپنی حکمت عملی رکھی جا رہا نا, تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی حکومت کو نقصان ہوگا اور اپوزیشن کو فائدہ ہوگا. حکومت کو ہمیشہ مدافعانہ مفاہمانہ پالیسی رکھنی چاہیے. اپوزیشن عام طور پر جارحانہ پالیسی رکھتی ہے کیونکہ اس کو جارحانہ پالیسی سے فائدہ ہوتا ہے. اب فرض کریں اگر اپوزیشن کو ایک ڈنڈا بھی پڑتا ہے, آنسو گیس بھی پڑتا ہے, تو اپوزیشن کو اس سے فائدہ ملتا ہے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان حکومت اور اس کے وزراء کا تاناشاہی رویہ مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے. یہ سچائی عمران خان کی حکمران جماعت پی ٹی آئی اور اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل این کے سیاسی کارکنوں کے درمیان اسلام آباد میں ہوئی ہاتھا پائی اور مار پیٹ سے سامنے آئی. پاکستان الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ہوئے اس تصادم کی وجہ رہی وفاقی وزیر فیصل وابڑا کے الیکشن کمیشن کے دفتر میں جبراً داخل ہو کر اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل این کے سینیٹر پرویز رشید کے سینیٹ کے آئندہ انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی مسترد کروانا. جو کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں, جن کی فلور آف دی ہاؤس پہ کی گئی تنقید عمران خان سے برداشت نہیں ہوتی, اور جن آوازوں کو وہ خاموش کرنا چاہتے ہیں, ان کو اب انجینئرڈ ڈیفالٹ کے ذریعے انتخاب سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تاناشاہی کی تمام حدیں اس وقت پار ہو گئیں جب پاکستان الیکشن کمیشن میں دوہری شہریت رکھنے کی وجہ سے نااہلی کیس کا سامنا کر رہے پی ٹی آئی کے پارلیمانی رکن فیصل وابڑا کو سینیٹ کے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی گئی. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چہیتے فیصل وابڑا کو دوہری شہریت کے باوجود سینیٹ چناؤ لڑنے کی اجازت دیے جانے سے الیکشن کمیشن مشکوک ہو گیا ہے. یہاں پہ مسلم لیگ نے مشاہد اللہ جیسے کارکنوں کو, مشاہد اللہ جیسے بے باک سپاہیوں کو, جمہوریت کے سپاہیوں کو ٹکٹ دی ہے. وہاں پر عمران خان نے فیصل واڑے کو ٹکٹ دی ہے, جو آدمی 2.5 سال سے امریکی شہری ہونے کے بعد جس دن کاغذات نامزدگی داخل کرے اس دن امریکی شہری تھا. اس کے بعد 2.5 سال سے وہ کورٹ نہیں جا رہا ہے. آبجیکشنز ہم نے اٹھائے ہیں, جس میں ان کی پراپرٹیز بھی شامل ہیں, جس میں ان کی بینک کے ڈیفالٹ شامل ہیں اور دوسری چیزیں شامل ہیں. پاکستانی سینیٹ کے 3 مارچ کو ہونے والے انتخابات کے لیے ہی نہیں بلکہ ضمنی انتخابات کے دوران بھی عمران خان کی حکمران جماعت پی ٹی آئی کے لیڈران کھلے عام مداخلت اور دبنگی کا مظاہرہ کرتے رہے. اپوزیشن پارٹیوں کے امیدواروں اور لیڈروں کو ریلیاں کرنے سے روکتے رہے. دراصل پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں سینیٹ کے آئندہ انتخابات کو لے کر بڑھتی بدحواسی کی سب سے بڑی وجہ اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو مشترکہ امیدوار منتخب کیا جانا ہے, جو اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے امیدوار وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو سینیٹ انتخابات میں شکست دینے کے لیے بے حد پرجوش نظر آ رہے ہیں. کیونکہ عمران خان کی حکمران جماعت پی ٹی آئی کی کئی پارلیمانی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان اندرونی اختلافات کے سبب سینیٹ انتخابات میں ووٹ نہ ڈالنے کی دھمکی دے چکے ہیں. نتیجتاً وزیر اعظم عمران خان کو انہیں ترقیاتی فنڈز دے کر مان منوت کرنی پڑ رہی ہے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں پی آئی اے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ملازمین کے حکومت مخالف احتجاج کا. حالانکہ پی آئی اے اور پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین ابھی تک عمران خان حکومت کے نجکاری کے تاناشاہی فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج تھے, لیکن عمران خان حکومت کی فریبی فطرت پر پی آئی اے سے والنٹری ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین تک اب سڑکوں پر اتر آئے. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے.
और लाहौर प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के वो मुलाजिमीन। ये मुलाजिमीन इमरान खान की तानाशाही हुकूमत ने VSS यानी वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत इन्हें PIA से बरतरफ तो कर दिया, लेकिन प्रोविडेंट फंड समेत दीगर बाजुआत अदा न किए जाने से अब ये मुफलिसी और फाका कशी का सामना कर रहे हैं। VSS बेसिकली क्या है? वॉलंटियरली सेपरेशन स्कीम। ये PIA के सीनियर एम्प्लॉयज़ को दी गई है कि खुद से रिटायर हो जाएं और PIA का बोझ हल्का कर दें। इसके अलावा जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनको तो वो वैसे ही निकाल रहे हैं ना बगैर पैसों के। ये वो लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ये लोग PIA का सिर्फ वो जो ओवर स्टाफिंग का बर्डन था ना, जो पिछली हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा डाल दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए वॉलंटियरली रिटायर हो गए, ठीक है। अब इनसे वादा किया गया कि 31 जनवरी को इनकी जो प्रोविडेंट फंड होता है, जो सारी ज़िंदगी अपनी सैलरी में से कटवाते रहे, वो रिटर्न करना था। नाउ दे आर नॉट गिविंग दिस। PIA से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजिमीन ने कहा कि आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत माफिया गिरोहों के साथ मिली भगत की वजह से हर मुनाफा बख्श सरकारी इदारे को फरोख्त करने की साजिशें कर रही है। इन साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए इमरान खान हुकूमत और उसके बुज़रा खुद PIA और पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसे कौमी इदारों पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं और निजकारी का खौफ दिखाकर सरकारी मुलाजिमीन को नौकरियां छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। PIA तो लॉस में जा रही है, तो हमने कहा कि हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं, हमारे बच्चे सेक्रीफाइस करते हैं और हमें हमारे ये सेक्रीफाइस का इन्होंने हमें ये ड्यू दिया कि 31 जनवरी से पहले हम आपके ड्यूज क्लियर करेंगे। बट अब 15 डेज ओवर हो चुके हैं, हमें कोई हमारे ड्यूज नहीं दिए। हमारे कई लोगों की मोटरसाइकिल्स, ज्वेलरी तक बिक चुकी हुई है और वो लोग बहुत मिजरेबल टाइम गुजार रहे हैं। अगर इन्होंने ये हमसे फौजरी करनी थी या फ्रॉड करना था तो पहले बता देते, ये फौजरी है, ये मैनेजमेंट ने हमारे साथ फौजरी की है। मुलाजिमीन ने बताया कि जब से PIA में साबिक एयर मार्शल अरशद मलिक को चेयरमैन और CEO बनाया गया है, उसके बाद से कभी पाकिस्तान में मुआशी बहरान तो कभी सरकारी इखराजात में कटौती की आड़ में उन्हें सियासी इंतकाम में खौफो हिराशा किया जाता रहा। यही वजह रही कि PIA से तकरीबन 2000 मुलाजिमीन रज़ाकाराना तौर पर नौकरी छोड़ गए, लेकिन बरसों की वफादारी के बावजूद आज वो भूखे मर रहे हैं। हुकूमत का रोल ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी निगाह करम इस तरफ हो कि उन्होंने 10 अरब रुपया अगर PIA मैनेजमेंट को दिया है तो वो किधर गया है, और अगर वो किसी और को दिया गया है तो वो हमारे मैनेजमेंट के CEO साहब से पूछें। वो इसीलिए बिठाए में 25 लाख की तनख्वाह वो इसलिए नहीं ले रहे, वो इसलिए ले रहे हैं कि वो हमें कंफर्टेबल करें। अगर वो हमें कंफर्टेबल नहीं कर सकते तो वो रिजाइन दे दे। PIA से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजिमीन ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की जबरन मुसल्लत करदा इमरान खान हुकूमत अवामी मुखालफत की लहर को दबाने के लिए मईशत में बेहतरी के खोखले दावे तो आए रोज कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में जमीनी हकायक हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। अगर हुकूमती दावों में जरा भी सच्चाई होती तो उनके बाजुआत अदा करने में इस कदर वादा खिलाफी नहीं करती और अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजिमीन को रियासती जुल्म ज्यादती का शिकार नहीं बनाती। यही वजह है कि अब PIA के मुलाजिमीन ने हुकूमत से खुद को नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा कर दिया है ताकि उन्हें गुजर बसर के लिए माहाना तनख्वाहें तो मिल सकें। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इमरान खान हुकूमत की मईशत में मजबूती के झूठे दावों पर सरापा एहतजाज ताजरान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर।
पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में कार में सवार एक खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तशवीशनाक बात यह रही कि लाहौर के पौश इलाके शालीमार में दिन दहाड़े 36 बरस की नाइला नामी खातून की कार पर फायरिंग करके हमलावर बआसानी फरार हो गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करके मकतूला खातून की लाश पोस्टमार्टम कराने के बाद मुतासरा खानदान के हवाले कर दी। मकतूला नाइला 3 बच्चों की मां और पाकिस्तानी रेलवे की मुलाजिमी थी, लेकिन फैयाज नामी शादीशुदा शख्स से दूसरा निकाह करने पर उसे कत्ल किया गया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में इस्लामाबाद में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पाकिस्तान के तमाम पुलिस अफसरान की तालीमी डिग्रियों की तहकीकात कराने के अहकामात सादिर किए और पुलिस निजाम में सियासी मदाखलत के खात्मे के लिए पुलिस अफसरान के तबादले का इख्तियार IG के पास होने पर जोर दिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पाकिस्तानी मुआशरे में पुलिस की बिगड़ी साख को बचाने के लिए बेगुनाह लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे न बनाने और सरकारी गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल न करने की हिदायत भी दी। दुनिया भर में दूसरी सबसे बुलंद तरीन बर्फीली चोटी K2 को फतह करने की मुहिम के दौरान लापता हुए 3 कोहिमाओं की मौत की तस्दीक हो चुकी है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की जानिब से तीनों लापता कोहिमाओं की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू मिशन बंद कर दिया गया। इन तीनों लापता कोहिमाओं में पाकिस्तान के मोहम्मद अली सदपारा के अलावा आइसलैंड के जॉन नूरी और चिली के जुआन पाब्लो शामिल बताए गए। हालांकि अभी किसी भी लापता कोहिमा की लाश नहीं मिल सकी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम के अफसरान ने लापता कोहिमाओं की लाशों की तलाश जारी रखने की बात कही। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट में बेहद शाइस्तगी और शायराना अंदाज में सियासी तंज कसने में माहिर अपोजिशन पार्टी PMLN के सीनेटर मुशाहिदुल्लाह इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। मुशाहिदुल्लाह को सियासी और समाजी शख्सियात की मौजूदगी में नमाज जनाजा अदा करने के बाद इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुशाहिदुल्लाह के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी और पार्टी की नायब प्रेसिडेंट मरियम नवाज भी पहुंची। इस मौके पर मरियम नवाज ने मुशाहिदुल्लाह को अपने वालिद की मानंद बताते हुए उनसे सियासी तरबियत लेने का एतराफ भी किया। आखिर में बात पाकिस्तानी अवाम में इमरान खान हुकूमत की नाकामियों को लेकर बढ़ती बेइत्मीनानी की और इस बेइत्मीनानी की लहर को दबाने के लिए इमरान खान हुकूमत की जानिब से किए जा रहे मुआशी बहरान पर काबू पाने के झूठे दावों की। यही वजह है कि पाकिस्तान में कारोबार और रोजगार से महरूम मजदूर तबका ही नहीं बल्कि ताजिर बरादरी तक ने इमरान खान हुकूमत के फरेबी दावों के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। रुपया जब गिरा तकरीबन 107 रुपए डॉलर पे, आज 160 रुपए डॉलर पे गया, तो जो भी चीज़ें पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट होती थी, मेनली तेल, जब तेल महंगा हुआ तो सब चीज़ महंगी हो गई। ट्रांसपोर्ट, बिजली, सब इम्पैक्ट होती है जब तेल की कीमत ऊपर जाती है। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान और उनकी मुआशी टीम ने इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट सेरेमनी का एहतमाम किया। इस सेरेमनी का मकसद था पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार पर काबू पाना। यही वजह रही कि पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर रजा वाक़िर और वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख समेत पूरे लाओ लश्कर के हमरा रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए कौमी खजाने में गैर मुल्की ज़र मबादला यानी $500 मिलियन बढ़ने से मईशत मजबूत होने के दावे किए। मुझे बड़ी खुशी है इसकी, और मैं ख़ास तौर पर कॉमर्स मिनिस्ट्री को दाद देना चाहता हूँ कि हमारी रिकॉर्ड इम्प्रूवमेंट हुई है एक्सपोर्ट्स के अंदर, और उस टाइम के ऊपर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं जबकि सारी दुनिया में कोरोना की वजह से बुरे हालात हैं दुनिया की इकॉनमीज़ के, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं ये बड़े सगीर में जो हमारे से आगे थे, बांग्लादेश और उनकी हिंदुस्तान जो हमारे कंपेटिटर्स थे, उनसे ज़्यादा तेज़ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और ख़ास तौर पे जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बूम कर रहा है आज। जिधर एक वक्त पे टेक्सटाइल मिल्स बंद करके और रियल एस्टेट में लोग जा रहे थे, आज नई टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं। पाकिस्तानी अवाम समेत पूरी आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए झूठ पर झूठ बोलना और फिर यू टर्न ले लेना वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की फरेबी फितरत रही है। इमरान खान हुकूमत की फरेबी फितरत का इंकशाफात करने के लिए पाकिस्तान की ताज़े बिरादरी की जानिब से कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब कराची सिंध ताज़िर इत्तेहाद के अहदेदारों ने इमरान खान हुकूमत के एक्सपोर्ट्स और मुआशी तरक्की के दावों को
पूरी तरह झूठा बताते हुए पूरे पाकिस्तान में छोटे कारोबारियों को खुसूसी पैकेज देने की मांग की। कराची में कोरोना की सिचुएशन पिछली लहर पिछले 1 साल से कारोबार जो है वो तबाही की तरफ चला गया। सेकंड प्रोसेस ये है कि बदकिस्मती ये है कि बारिश ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि कराची को और सिंध को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सेकंड लहर जो कोरोना की आई है उससे ताजिरों को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया। बिलखुसूस छोटा तबका और छोटा ताजिर जो शटर पावर वाले जो ताजिर है उसको बेहद नुकसान हुआ है। और आज उसकी वजह यही है, ये जो क्राइम आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रीट क्राइम नज़र आ रहा है कराची के अंदर, ये दोबारा से स्ट्रीट क्राइम ने जो जन्म लिया है, मैं समझता हूँ ये बेरोजगारी का या जो है सिस्टम है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और सिंध गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसमें फौरी तौर पे छोटे ताजिरों के लिए कोई अदालत करे, छोटे ताजिरों को कोई ऐसा पैकेज दें कि अभी तक शटर पावर जो असल जो रीढ़ की हड्डी है पूरे पाकिस्तान में जो मईशत है वो छोटा ताजिर है। और मैं ये समझता हूँ करोड़ों की तादाद के अंदर जो छोटा ताजिर है उनके बाद छोटा ताजिर करोड़ों की तादाद में लोग अप्लाई भी है। उसमें लोगों ने इस वक्त इतनी मजबूरी हो गई है, जिस शॉप पे 4 आदमी होते थे आज वो 2 आदमी रखने में मजबूर है और 2 आदमियों को उन्होंने फारिग किया है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा सिंध पे और पूरे चारों सूबों के अंदर जो छोटा ताजिर है उस पर बिलखुसूस उन्हें कोई ऐसा पैकेज दिया जाए, ऐसी मराद दी जाए कि जिससे छोटा ताजिर अपने काम को जारी और सारी रख सके। छोटा ताजिर जो है वो दीवार से लगता जा रहा है। बेरोजगारी का जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ गया है। सिंध में करप्शन का रुझान ज़्यादा हो गया है। स्ट्रीट क्राइम में बेताशा इजाफा हुआ है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से भी साथ साथ ये कहूँगा और क़याम अमन के लिए जो डीजी रेंजर ने अपना किरदार अदा किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक बार मैं उनको फिर दावत देता हूँ सिंध रेंजर्स को और सिंध पुलिस को कि खुदारा कराची के अंदर जो इस वक्त स्ट्रीट क्राइम का जिन बढ़ चढ़ के निकला हुआ है उस पर कंट्रोल करें और अपनी पेट्रोलिंग को जो है वो यकीनी बनाएं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।